नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए इस्मत चुगताई की कहानी चौथी का जोड़ा। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झिरियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी हुई थी, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चों को छाती से लगा लिया और कभी कभी कोई मुनहनी सा चरमर सा बच्चा रसीद की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता। नाय नाय मेरे लाला दुबली पतली माँ से अपने घुटने पर लिटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल सूप में फटक रही हो, और बच्चा हुंकारे भरकर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के चेहरे को तक रही थी। छोटे अर्ज की टूल के 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए, मगर अभी सफेद गजी का निशान ब्योतने को किसी की हिम्मत ना पड़ती। काट छांट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने ना जाने कितनी जहेज सवारे थे, कितनी छठी छूछक तैयार किए और कितने ही कफन भी ब्योते। जहां कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी ब्योत ना बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े के कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौखटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोलकर मुस्कुरा उठती। आस्तीन और घेर तो निकल आएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बच्ची से ले लो और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तोल हार जाएगी। तभी तो दम साधे उनका मुंह ताक रही थी। कुबरा की माँ के पूर्व चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल ना थी। 4 गज गजी के टुकड़े को वो निगाहों से ब्योत रही थी। लाल टूल का अक्स उनके नीलंगू चर्द के चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियों अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गई, जैसे जंगल में आग भड़क उठी हो। मुस्कुराई और कैंची उठाई। मोहल्ले वालों के जमघटे में एक लंबी इत्मीनान की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसक दिए गए। चील जैसी निगाहों वाली कुंवारियों ने लपालप सुई के नाकों से डेरे रुपए रोए। नई बिहाई दिलों ने अंगुश्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी। सहदरी के आखिरी कोने में पलगंडी पर हमीदा पैर लटकाए हथेली पर ठोड़ी रखे कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटाकर इसी तरह बी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती और बगची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती। कुंडी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख छिपकली सी उसकी जर्दी मायल मटियाली रंग में लपक उठती। रुपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाके पर जरी का काम हिलता और मशालें कपकपा उठती। याद नहीं कब इस शबनमी दुपट्टे के बने टके तैयार हुए गाजी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों का जाल धुंधला गए। गंगा जमनी किरणें मांद पड़ गई। तूली के लच्छे उदास हो गए, मगर कुबरा की बारात ना आई। जब एक जोड़ा पुराना हुआ जाता तो उसे चाले का जोड़ा कहकर सैंत दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ, नई उम्मीदों के साथ शुरुआत होती। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छाटी जाती। सहदरी के चौके पर साफ सुथरी जाजम बिछती। मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझे बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़े की गोट तो उतर आएगी, पर बच्चों का कपड़ा ना निकलेगा। अरे लो बुआ, और सुनो, क्या निगोड़ी भारी टूल की चोलें पड़ेंगी। और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश कीमियागार की तरह आंखों के फीतों से तूले अर्ज नापती। बीवी आपस में छोटे कपड़ों के मुतालिक खुसर पुसर करके कहके लगाती। ऐसे में मन चली कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती, कोई और 4 हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक।
और चुहले शुरू हो जाती। ऐसे मौक़ों पर कुंवारी बालियों को सहदरी से दूर सिर ढांकर खपराइल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता। जब कोई नया कहकर सहदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भरकर रह जाती। अल्लाह, ये कह के उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतर ब्योत निहायत नाजुक मरहले पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती तो उसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से न सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो ना इनकी लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो दुल्हा की कोई दाश्त निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कंडों का आंडगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो मेहर पर बात टूटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी मशक्की और सोढ़ापा धरा रह जाता। ना जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुघड़ माँ ने जहेज जोड़ना शुरू किया था। जरा सी कतर भी बची तो तेल दानिया शीशी का गिलाफ सीकर धनक गोकरू में संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी सी बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। अब्बा गुजरे सलीके का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले लंबे जैसे मुहर्रम का अलमा। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़े होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम की दातुन तोड़ लेते और हमीदा को घुटनों पर बिठाकर जाने क्या सोचा करते। और फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फुसड़ा हलक में चला जाता तो खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़कर उनकी गोद से उतर जाती। खांसी के धक्के से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद न था। उसके नन्हे से गुस्से पर वे हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रही हो। फिर बी अम्मा कर उन्हें सहारा देती, पीठ पर धपाधप हाथ मारती। तौबा, ऐसी भी क्या हंसी। अच्छू के दबाव में सुर कांके ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती मगर देर तक हांफा करते। कुछ दवा क्यों नहीं करते। कितनी बार कहा है तुमसे। बड़े शफा खाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ, रोज 3 पाव दूध और आधी छटांग मक्खन। एक खाक पड़े इन डॉक्टरों की सूरत पर। भला एक तो खांसी ऊपर से चिकनाई बलगम ना पैदा कर देगी। हकीम को दिखाओ किसी। दिखाऊंगा। अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते। फिर अच्छू लगता। आग लगे इस मुँह हुक्के को, इसी ने नाते खांसी लगाई है। जवान बेटे की तरफ ना देखते आंख उठाकर। और अब अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी। कौन कहता था जवान थी। वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनवाई सुनकर ठिठक कर रह गई। ना जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आंखों में किरणें नाची, ना उसके रुखसारों पर जुल्फे, ना उसके सीने पर तूफान उठे, ना कभी सावन भादों की घटाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन मांगे। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो ना जाने कब दबे पांव उस पर रंगाई, वैसे ही चुपचाप ना जाने किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे। उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा ना आ सका और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी और कुबरा के पैगाम ना जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि स्टार्ट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर बी अम्मा का दस्तूर ना टूटा। वो इसी तरह रोज रोज दोपहर को सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती। कहीं न कहीं से जोड़ जमा करके शरबत के महीने में क्रेप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा ना था। मजले मामू का तार आया था कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो बस जैसे घबराहट का दौरा पड़ गया। जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई हो और अभी दुल्हन की मांग अफशा भी नहीं कतरी। हॉल से देखा तो उनके छुपके छूट गए। झट अपनी मुंह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन मेरी मरी का मुंह देखो जो इस घड़ी ना हो। और फिर दोनों में खुसर पुसर रही। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल लेती जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो भी इस कानाफूसी की जवान को अच्छी तरह समझती। उसी वक्त बी अम्मा ने कानों से 4 माशा की लौंगे उतार कर मुँह बोली बहन के हवाले की। जैसे तैसे शाम तक तोला भर गोकरू, 6 माशा सलमा, सितारा और पाव गज नेफे के लिए टुल्ला दिए। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया गया।
थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोत डाला। कमरा तो चिट्टा हो गया, मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई, और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रही थी। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रकात नफिल तेरी दरबार में पढ़ूंगी। हमीदा ने फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले से ही मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी। जब सेवइयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती हुई कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उठा लाओ मैं धो बी अम्मा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वे शर्म से चुप गई। हमीदा छेड़ती रही, बी अम्मा मुस्कुराती रही और क्रेप के दुपट्टे में लप्पा टाकती रही। जिस रास्ते कान की लौंग गई थी उसी रास्ते फूल, पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी, और फिर हाथों की 2-2 चूड़ियां भी, जो मजले बाबू ने रंडापा उतारने के लिए दी थी। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते, भुना पुलाव महकता, खुद सूखा निवाला पानी से उतारकर वो होने वाले दामाद के गोश्त के लच्छे खिलाती। बड़ा खराब जमाना है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाई देखकर कहा करती और सोचा करती, हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बी आपा सुबह सवेरे उठकर मशीन की तरह जुट जाती। निहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती, दूध औटती ताकि मोटी सी बलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकालकर उन पराठों में ना भर दे, और क्यों ना भरे, आखिर वो एक दिन उसी का हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसकी हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फूलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और उस ख्याल से ही बी आपा के चेहरे का पर सुहाग खेल उठता। कानों में शहनाइयां बजने लगती और वो राहत भाई के कमरों को पलकों से झाड़ती, उसके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वे उनसे कुछ कहते हों। उनके लिए बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बिसांदी बनियान और नाक से लिपटे हुए रुमाल साफ करती, और उसके तेल से चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम्स काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डट कर जाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता, और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हाकिमाना अंदाज में खुसुर फुसुर करती। बड़ा शर्मिला है बेचारा। बी अम्मा तौलिए पेश करती, हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले, रंग ढंग से, कुछ आंखों से। ऐ नऊस, खुदा न करे मेरी लौंडियां आंख लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा किसी ने। बी अम्मा फक्र से कहती, ऐ तो पर्दा तुड़वाने को कौन कहे। बी आपा के पके मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूरदेशी की दाद देनी पड़ती। ऐ बहन तुम तो सच में बहुत बोली हो, यूं मैं कब कहूँ, ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरी ईद को काम आएगी। वो मेरी तरफ हंसती और अरियो नकचड़ी बहनों से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक। अरे चल दीवानी, तो मैं क्या करूँ खाला, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती। भाइयों हमें तो शर्म आती है, और वो तुझे फाड़ी खाएगा ना, बी अम्मा चिढ़ाकर बोलती। नहीं तो मगर मैं लाजवाब हो गई और फिर मिसकॉट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। आज बी अम्मा आप भी कहीं पर मुस्कुरा पड़ी, चुपके से बोली, देख हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सैनी रखते हुए कहा। फिर जो पार्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सिर से पांव तक देखा, मैं भागी वहां से। अल्लाह तौबा, क्या खूनी आंखें हैं, जानी गोड़ी मरी। अरे देख तो सही वे कैसा मुंह बनाते हैं, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा बी ने एक बार मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में इल्तिजा थी, लुटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मंद उदासी। मैं सिर झुकाए खंबे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ ना देखा। खली के कबाब खाते देख मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहे लगाऊं, वाह जी वाह दुलाबाई खली के कबाब खा रहे हैं, मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा भी दबोच लिया। बी अम्मा ने मुझे जलकर वापस बुला लिया और मुंह ही मुंह मुझे कोसने लगी। अब मैं उनसे क्या कहती कि वो मजे में खा रहा है। राहत भाई कोफ्ते पसंद आए, बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नदारत, बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछा, बी अम्मा ने टोका। आपने ला कर दिया और हमने खाए, मजेदारी होंगे। अरे वाह रे जंगली, बी अम्मा से ना रह गया, तुम्हें पता भी न चला क्या मजे के खली के कबाब खा गए। खली के, अरे तो रोज काहे के होते हैं, मैं तो आदी हो चला हूँ खली और भूसा खाने का।
बी अम्मा का मुंह उतर गया। अम्मा की चिपकी हुई पलकें ऊपर ना उठ सकी। दूसरे रोज बी आपा ने रोजाना से दुगनी सिलाई की और फिर जब शाम को खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हूँ? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा, ये बात नहीं है, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खाकर इसे हाथी की खुराक दें, घी में तर पराठे ठुसाएं, मेरी बी आपा को जुशादा नसीब नहीं और इसे दूध मलाई निगलवाएं, मैं भन्ना कर चली गई। बी अम्मा की मुंह बोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत के दिन का ज्यादा हिस्सा घर में ही गुजरना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गलीज आंखों के तीर मेरे दिल में चुभा करते। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी तो कभी नमक के बहाने और साथ साथ जुमलेबाजी। मैं खिसियाकर बी आपा के पास बैठती। जी चाहता किसी दिन साफ कह दूं कि किसकी बकरी और कौन डाले दाना घास। अभी मुझसे तुम्हारा ये बैल ना नाथा जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती हुई राख मेरा नहीं कलेजा धक हो गया। मैं यह उनके सफ़ेद बाल लट के नीचे छुपा दिए। नाज जाए, इस नजले की बीमारी, बेचारी के बाल पकने ही शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा। मैं जल गई, पर बी आपा की कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गई? राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया। भागी तो हाथ झटक कर, क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्मोहय से घुटी आवाज में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकने लगी। कह रहे थे, किसने पकाया है खाना? जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली का हाथ भी खा जाऊं, नहीं जाऊं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिया की बसात से सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम की तरह सुबह से शाम तक जुटे रहते हैं, इनकी बेगार कब खत्म होगी? क्या इनका कोई खरीदार ना आएगा? क्या इन्हें कभी प्यार से न चूमेगा? क्या इनमें से कभी मेहंदी न रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इतर न बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज इतनी रसीली मीठी कि राहत के अगर कान होते, मगर राहत के कान ना थे न नाक, बस दोचक जैसा पेट था। और कह रहे थे, अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम ना किया करे और जोशिंदा पिया करे। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे मुर्दार, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया है ना, उन्हें दिया। पर देख, तुझे मेरी कसम, मेरा नाम ना लीजो। नहीं बी आपा, उन्हें ना दो वो स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी ज़रूरत है? मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। आपा भी तुम खुद क्या पहनोगी? मुझे क्या ज़रूरत है? चूल्हे के पास तो वैसे भी जूसन रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक आईब्रो शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या ये स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम ना पहनेंगे। मेरा जी चाह कि उसका मुंह नौच लूं। कमीने मिट्टी के लौंदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागती गुलाम है। इसके एक एक फंदे में किसी नसीब व जली के अरमान हैं। ये उन हाथों को बनाए जो नन्हे पकौड़े झुलाने के लिए बने थे। उनको थाम लो उनको, ये जो दो पतवार बड़े से तूफान के थप्पड़ों पर तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। इस सितार की गत ना बजाओ। ये हाथ सुबह शाम सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गलाजतें धोते हैं, इनमें चूड़ियां नहीं कपती। इन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा, मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं मेरा दिमाग मेरी नई नई सहेलियों ने खराब कर दिया है। वो मुझे कैसे नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख की और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुप हो जाने की बातें। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैं उसका मुंह नाक गिरोबा नोच डाले अपनी पलगंडी पर जा गिरी। बी आपा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पहुंचती मेरे पास आ बैठी। वो बोले, उनसे ना रह गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, आपा ये राहत बड़े खराब आदमी है। मैंने सोचा मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते, देखिए मेरी सारी चूड़ियाँ चूर हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, बड़े शरीर हैं। उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा कर कहा, आपा
सुनो बी आपा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं है, मैंने सुलग कर कहा। आज मैं बी आपा अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा जाने जानमाज बिछाते हुए कहा, देखिए मेरी चूड़ियाँ। अम्मा राहत ने तोड़ डाली। अम्मा मसरत से चेक कर बोली, हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। तो एकदम काहे को निकल गया? बड़ी मोम की नमी हुई है कि हाथ लगाया और तू पिघल गई। फिर चुमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजिए, कसर निकाल लियो, याद करे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नीयत बांध दी। मुँह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मामले की उम्मीद आफजा रास्ते पर गामजान देखकर खुशी से मुस्कुराई। हाँ, तू तो बड़ी ठस है। हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम किया करते थे और वो मुझे बहनोइयों से छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगती कि किस तरह सिर्फ छेड़छाड़ के तीरंदाज नुस्खे से उन दो मेरी बहनों की शादी कराई जिनकी नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो शाम उनमें से हकीम जी थे जहाँ बेचारे को लड़कियां बलियां छड़ती शर्माने लगते, शर्माते शर्माते दौरे पड़ने लगते। एक दिन मामू साहब से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। दूसरे वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे जहाँ सुना कि 12 लड़कियां छेड़ना शुरू कर देती। कभी गिलौरियों में मिर्चें भरकर भेज दे, कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दे। ए लो, वो तो रोज आने लगे। आंधी आए पानी आए, क्या मजाल जो ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया। अपने एक जान पहचान वाले से कहा कि उनके यहाँ शादी करा दो। पूछा कि भाई किससे, तो पता चला किसी से भी। और खुदा झूठ ना बुलवाए तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो तो जैसे बेंचा चला आता है। छोटी तो बस सुभान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया बाप ने और साहब के दफ्तर में नौकरी अलग। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर में नौकरी, उसे लड़का मिलते देर क्या लगेगी। बी अम्मा ने ठंडी सांस भर कर कहा, ये बात नहीं है बहन, आजकल लड़कों का दिल बस थाली का बैगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। मगर राहत तो बैगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है, झुकाव देने पर कहीं मैं न फंस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वे खामोश दहलीज पर बैठी आटा गूंथ रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कुंवारेपन की लानत समय तो उसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी है? नहीं, भूख के एहसास से तो वो पहले ही सहम चुकी है। मर्द का तस्वुर उसके मन में एक उमंग बनकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ का ढकेलना ही होगा। मगर इशारों कनाव के बावजूद भी राहत मियाँ ना खुद मुंह से फूटे और ना उनके घर से कोई पैगाम आया। थक हार कर बी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर पीर मुश्किला की नियाज ला डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सैन में उधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माती लजाती मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंद चुसाने जा बैठी। बी अम्मा कमजोरी में उनकी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टाके लगाती रही। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आंखों की सुइयां रह गई, वो भी निकल जाएगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मुश्किल थरथरा रही थी। आपा की सहेलियां उनको छेड़ रही थी और वो खून की बची कुची बूंदों को ताव में ला रही थी। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाया और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलिदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया था। उनकी बुखार से दहकती हुई गरम गरम सांसें मेरे कान में लगी। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है, ये मुकद्दस मलिदा अब राहत के पेट में झोंका जाएगा। वो तंदूर जो 6 महीने से हमारे खून के छींटों से गर्म रखा गया, वे दम की हवा मलिदा मुराद बर लाएगा। मेरे खानों में शादियानी बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हे के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है जो घोड़े के आयालों को चूम रहा है। चौथी का शाहानी जोड़ा पहने फूलों से लदी शर्म से निराल आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती हुई बी आपा चली जा रही हैं। चौथी का जरतार जोड़ा झिलमिला रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला है। बी आपा की हया से भूजी आंखें एक बार ऊपर उठती हैं। शुक्राने का एक आंसू ढलक कर आफशा के जरों में कुमकुमे की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मेहनत का फल है, बी आपा कह रही हैं। हमीदा का गला भराया। जाओ ना मेरी बहन। बी आपा ने उसे जगा दिया और चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पूसी ड्योरी की तरफ बढ़ी। ये मलिदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे जैसे वो सांप की बांबी में घुस आई हो। फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एक कदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शनाइयों ने चीख लगाई जैसे कि उसका गला घोट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलिदे का निवाला बनाकर सने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ
पहाड़ की खो में डूबता चला गया। नीचे ताफुन और तारीकी से अथाह गार की गहराइयों में एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोटा। नियाद मलिदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 2-4 सिसकियों भरी और गुल हो गई। बाहर आंगन में के मोहल्ले में बहू बेटियां गीत गा रही थी। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। उसके बाद इस घर में कभी अंडे ना तले गए, ना पराठे सिके, ना स्वेटर बिने। दिक जो एक अरसे से बी आपा की ताक में भागी पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जज्बे उन्हें दबोच बैठी और उन्होंने अपना नामुराद वजूद चुपचाप उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर उसी सहदरी में साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। ताल्लुम के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाई आईब्रो फड़क रही थी। गालों के सुनसान झुर्रियां भाई भाई कर रही थी। उनमें लाखों अजदहे फुंकार रहे थे। लट्ठे के कान निकालकर उन्होंने चौपरत किया और फिर से अनगिनत कैंचियां चल गई। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का यह जोड़ा न सेता जाए। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मीनाओं की तरह चहकने लगी। हमीदा माजी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टूल पर सफ़ेद गजी का निशान, उसकी सुर्खी में न जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूबकर उभरी। और फिर सब एकदम खामोश। बी अम्मा ने आखिरी टाका भर के डोरा तोड़ दिया। 2 मोटे मोटे आंसू के रुई जैसे नरम गालों पर धीरे धीरे ढलने लगे। उनके चेहरे की शिकनों से रोशनी की किरणें फूट निकली और वो मुस्कुरा दी, जैसे आज इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सुआ जोड़ा बनकर तैयार हो गया है और कोई अदम में शहनाइयाँ बज उठेंगी।